गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुमन शर्मा, हिंदी अध्यापिका, आदि शंकराचार्य कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी के लिए एक खास सूचना लेकर आ रही हूँ कि आप सभी बच्चों को यहीं पर स्कूल प्रांगण के अंदर ही जो है यूपीएससी, एचएसएससी और एसएससी के विषयों की जो है और उसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की तैयारी आप बच्चों को विद्यालय प्रांगण में ही करवाई जाएगी। तो मेरा विषय है बच्चों हिंदी। तो आज हम सबसे पहले जो है हिंदी के उन्हीं विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे को प्रिपेयर करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हिंदी में वर्णमाला। ये विषय हमारा ऐसा है जिसको बच्चे 6th क्लास से ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चों अगर हम अभी इसी विषय को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हमारा बाकी पाठ्यक्रम जो है डिस्कस करना रह जाएगा। नेक्स्ट विषय है हमारा समास, जो दो या दो से निकटवर्ती शब्दों के मेल से बनता है, उसे हम समास बोलते हैं। संधि, संधि एक ऐसा विषय है जिसमें वर्णों का मेल होता है, यानी कि ये सारे विषय जो हैं यहाँ से शुरू होंगे, इससे जुड़ेगा ये, फिर जुड़ जाएगा संधि। उसके बाद हम आ जाएंगे संज्ञा से अव्यय तक। संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। हिंदी के अंदर हमें बेटा एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखने की होती है कि उस प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या निकलता है। यदि हमें प्रत्येक शब्द का अर्थ पता है तो हम किसी भी विषय को जो है आसानी से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वरनाम, जिसमें हम हमारे जो शब्द होते हैं यह, ये, वह, वे, मैं, मेरा, हम, हमने, जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा विशेषण। देखो नाम से ही पता चल रहा है विशेषण, यानी कि इसमें किसी की विशेषता बताई जाएगी। वो विशेषता संज्ञा की भी हो सकती है, स्वरनाम की भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया शब्द का अर्थ होता है काम करना, यानी कि इसमें हमें किसी भी काम के करने या होने का बोध होता है और काम जो है हमेशा कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है अव्यय। अव्यय जिसको हम हिंदी में अविकारी शब्द भी बोलते हैं। वे वो शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा काल, जिसको हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। इसमें हम समय के बारे में पढ़ते हैं। समय आप सभी को पता है 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय, आने वाला समय और जो समय चल रहा है। अगला विषय है हमारा कारक। कारक के अंदर क्या है बच्चों, हमें 7 या 8 प्रकार के कारक पढ़ाए जाते हैं। मेन तौर पर हमें इनमें जो है कारक के चिन्हों का याद करना पड़ता है, जिनके द्वारा जो है हम उनकी पहचान कर पाते हैं कि इस वाक्य के अंदर या इस शब्द के अंदर कौन सा कारक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शब्द है हस्तलिखित। हस्त का मतलब हाथ, लिखित का मतलब लिखा हुआ, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। तो इसमें हमारा कारक का चिन्ह हुआ यूज से। तो से जो है हमारे जो हिंदी के कारक हैं उनमें 2 कारकों में प्रयोग होता है, आपादान और करण। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, करण कारक में जो है जुड़ाव होता है, किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हाथ से लिखा ही जाएगा तो ये उसका जुड़ाव है, तो जिसके कारण हमें यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पर करण कारक है। और आपादान में अलगाव होता है, हम चीज़ से अलग हो जाते हैं। हमारे पास शब्द है पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट, कि वो व्यक्ति अपना रास्ता भटक गया है, अपने रास्ते से भ्रष्ट हो गया है, तो वहाँ अलगाव हो गया, जिसके कारण वहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो है वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शब्द है मन। मन के आगे हम लगा देते हैं उपसर्ग सु। सु का अर्थ होता है सुंदर और मन यानी कि सुंदर मन। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो हमेशा मूल शब्द के पीछे लगकर जो है उसका अर्थ बदलते हैं। हमारे पास शब्द है सुंदर। आप सभी को पता है कि सुंदर शब्द का अर्थ क्या होता है, कि उसमें हम किसी की अच्छाई का या उसकी ब्यूटी का वर्णन करते हैं। और यदि हम उसमें पीछे शब्द जोड़ देते हैं ता, यानी कि उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये होता है हमारा प्रत्यय के अंदर, जो हमेशा मूल शब्द के पीछे लगते हैं। विलोम शब्द, जिनको हम विपरीत शब्द भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी शब्द का उल्टा रूपांतरण, जैसे दिन का रात। नेक्स्ट है हमारा समानार्थी व पर्यायवाची शब्द। समानार्थी, यहाँ पर हम शब्द पर नहीं ध्यान देंगे,
समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि जहाँ पर एक ही शब्द के समान अर्थ निकलते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द। फॉर एग्जाम्पल आपसे पेपर पे पूछ लिया गया जल के पर्यायवाची शब्द लिखिए, पानी, नीर, अम्बु, पे, उसके समान अर्थ निकल रहे हैं, तो इसलिए वो कौन सा शब्द है? समानार्थी व पर्यायवाची शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जहाँ पर आपको पूरा एक वाक्य दिया हुआ होता है और उसका आप एक शब्द में उत्तर देते हैं, जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? आस्तिक। नेक्स्ट है हमारा मुहावरे, अर्थ सहित। मुहावरे जो हैं हिंदी गद्य की एक ऐसी शैली है जिसको साहित्य में तो हम बाद में पढ़ने लगे हैं। इनका प्रयोग जो है पहले हमारे शास्त्रों में जो है किंवदंतियों के रूप में, यानी कि कहावतों के रूप में किया जाता था। तो इसलिए इनका जो है हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अर्थ सहित एक्सप्लेनेशन आना जरूरी होता है। नेक्स्ट है गद्यांश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसेज। जैसे आप लोग इंग्लिश में पैसेज पढ़ते हो उसी प्रकार हिंदी में भी हमारे दो प्रकार के गद्यांश होते हैं, पठित और अपठित। पठित तो जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर से आ जाता है और अपठित होता है जो आपके पाठ्यक्रम से बाहर होता है। इसमें आपको या तो प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं या रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। उसके बाद हमारा विषय आता है रचना एवं रचनाकार। हिंदी साहित्य में जो है बहुत सारी गद्य शैलियाँ हैं, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है। तो इतनी सारी शैलियों के जो हैं, जितनी शैलियाँ हैं उतने ही हमारे रचनाकार हैं, और जितने रचनाकार होंगे उतनी ही रचनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें हमें रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम जो हैं याद करने होते हैं ताकि हम एग्जाम में लिख सकें। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार जो है हिंदी साहित्य का एक ऐसा इकलौता विषय है जिसका प्रयोग गद्य शैली में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग केवल काव्य में किया जाता है, कविता के अंदर, ताकि उसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सके। क्योंकि इस शब्द का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी कि गहना। जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए गहना पहनती हैं, ठीक उसी प्रकार जो है हिंदी साहित्य में काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उससे पहले बच्चों हमारा ये जानना आवश्यक है कि जिस विषय को हम इतना पढ़ रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, उस विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उद्भव कहाँ से हुआ। तो बारी आती है हमारी हिंदी विषय की। हिंदी की जो उत्पत्ति है वो हमारी संस्कृत भाषा से हुई है। हमारी सबसे प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है, जिसमें पहले हमारे जो पौराणिक कथाएं होती थी या हमारे जो साधु संत होते थे या बड़े बड़े महात्मा होते थे वो शास्त्रार्थ करते थे। वहीं से जो है हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हमारी संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसके कारण हिंदी भी जो है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और यही कारण है कि ये हमारे शास्त्रों से चली आ रही भाषा है, जिसके कारण हिंदी को जो है हमारी मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। उसके अतिरिक्त जो है हिंदी हमारी राजभाषा भी है, क्योंकि जितने भी हमारे राजकीय कार्य होते हैं, आप लोगों को इतनी हिंदी नहीं आती कि आपको राजकीय का अर्थ पता हो, तो मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। ऑफिशियल वर्क, जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं हाई लेवल के डिपार्टमेंट्स में, वो सभी हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं। हिंदी को जो है हमारी राजभाषा का दर्जा जो है 14 सितंबर को दिया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। सो बच्चों, मेरा आपसे कहने का सिर्फ आज एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जो है विद्यालय के प्रांगण में ही और अपने ही विद्यालय के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां पर आप जो है प्रत्येक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जितना जल्दी आप यहाँ पर दाखिला लेंगे या एडमिशन लेंगे, उतनी जल्दी जो है आप लोगों को जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।